हेलो एवरीवन, टॉपर मैथ बाय डी आंसर क्लास में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण के लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद ये चैप्टर हमारा समाप्त होगा। आगे हमने इसके वीडियो कई को डाले हैं, उनमें आप लोग द्विघात समीकरण के पहले के चैप्टर जितने हैं उसको देख लीजिएगा। तो चलिए द्विघात क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा। यदि जेबा अपनी वास्तविक आय से 5 वर्ष छोटी होती, कोई जेबा नाम की बच्ची है, बोल रहा अपनी वास्तविक आय का मतलब होता है रियल आय, उससे 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आय का वर्ग उसकी वास्तविक आय के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होता। उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो वर्तमान आयु यहाँ हम मान लेते हैं जेबा की, माना जेबा की वर्तमान आयु x वर्ष है। प्रश्नानुसार क्वेश्चन में कहा है यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होता। तो प्रश्नानुसार में चूँकि में यह बात आप नोट कर लीजिएगा। क्या नोट करेंगे? लिखेंगे चूँकि जेबा अपनी वास्तविक आय से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होता। इसको आप लोग चूँकि वाले लाइन में नोट कर लीजिएगा जितना हमने बोला है। इसलिए यह है जेबा की वास्तविक आय। अब 5 वर्ष यदि छोटी हम जेबा को करें तो उसमें से हम 5 वर्ष को घटा देंगे, तो ये 5 वर्ष पहले की उम्र है और ये इसका वास्तविक मतलब रियल उम्र है, वर्तमान उम्र है। तो क्वेश्चन में कहा है कि जेबा यदि 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग उसकी आयु का वर्ग, ये जो 5 वर्ष छोटी है उस आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुना, वास्तविक आयु x है, उसका 5 गुना क्या हो जाएगा? 5x है ना। 5 गुना से 11 अधिक होता, तो इसमें हम 11 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि ये 5 वर्ष छोटी जो उम्र है ना उसका वर्ग करने पर इसके वास्तविक आय के 5 गुने से 11 ये अधिक हो जा रहा है, इसलिए हम इसमें 11 को ऐड कर लेंगे। अब इसको सॉल्व किया जाए तो आएगा आपका 5x प्लस 11 बराबर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10x होगा। इन दोनों को उठा के उधर ले जाइए तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, जब उसको उधर ले जाएंगे तो इनके चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस 5x होगा और ये माइनस का 11 इक्वल में क्या होगा? 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर 10 और 5 मिलके आपका 15x बनेगा और 25 में से हम 11 को हटा देंगे तो कितना बचेगा? 14 इक्वल में 0। अब हम इसका फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 15 को 14 प्लस 1 लिखेंगे, प्लस में 14 इक्वल 0, क्योंकि 14 और 1 के गुणा से 14 भी आएगा, 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। फिर एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस एक्स प्लस 14 इक्वल 0। ब्रैकेट में हम x का गुणा करेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे माइनस चिन्ह का, प्लस में गुणा करने से हम माइनस आएगा। ठीक है, इतना आप लोग जान रहे होंगे। इन दोनों में हम x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 बचेगा, माइनस इन दोनों में एक कॉमन लेंगे, x माइनस 14 होगा इक्वल 0। x माइनस 14 हमारा पहले कोष्टक में होगा, दूसरे में x माइनस 1 होगा इक्वल 0। चूँकि x माइनस 14 जो है इसके बराबर में 0 है, इसलिए x बराबर क्या निकल के आएगा? 14। अब देखिए x माइनस 1 के बराबर भी 0 है तो x बराबर क्या निकल के आएगा? 1। यदि हम जेबा की उम्र 1 वर्ष मानते हैं तो इसमें से हम 5 वर्ष कम नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये उम्र क्या होगा? अमान्य होगा। ये उम्र क्या है? अमान्य है। यदि हम जेबा की उम्र 14 वर्ष मानते हैं तो उसमें से हम 5 वर्ष कम कर सकते हैं, अतः जेबा की उम्र 14 वर्ष होगी। अतः जेबा की वर्तमान उम्र आप लोग लिख लीजिएगा बराबर 14 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे द्विघात समीकरण के क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब समांतर श्रेणी जो 5वां चैप्टर है उसके क्वेश्चन को देखा जाएगा। चलिए इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 17 ही लिखा है तो इसको 17 ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए
इस क्वेश्चन में बोला है के किस मान के लिए k + 9 2k - 1 तथा 2k + 7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि k का ऐसा कौन सा मान होगा जिसके लिए समांतर श्रेणी में होगा। तो हम मान लेते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते समय मान लेंगे, माना k + 9 2k - 1 तथा 2k + 7 समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। इस क्वेश्चन को हम मान लेंगे। प्रश्नानुसार जब ये समांतर श्रेणी में है तो आप लोग जानते हैं a2 - a1 बराबर होता है a3 - a2। जो भी संख्या समांतर श्रेणी में होती है, कोई भी सीरीज यदि समांतर श्रेणी में है तो उसके सारे अंतर क्या होते हैं, बराबर। दूसरा पद में से पहला पद को घटाइए, तीसरा में से दूसरा को घटाइए, चौथा में से तीसरा को घटाइए, पांचवा में से चौथा को घटाइए, तो सदैव सारो अंतर क्या मिलता है, समान मिलता है। तो वही हम कर रहे हैं, दूसरा में से पहला को घटा रहे हैं। a2 का मतलब दूसरा होता है, a1 का मतलब पहला पद होता है, a3 का मतलब तीसरा पद होता है। तो हम दूसरा में से पहला को घटाएंगे, तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे। ये आपका फार्मूला है। यदि कोई भी सीरीज हमारा समांतर श्रेणी में है तो ये नियम फॉलो करेगी। अब हम a2 का मान क्या लिखेंगे, 2k - 1, फिर -a1 का मान हम लिखेंगे k + 9 बराबर a3 का मान हम क्या लिखेंगे, 2k + 7 माइनस a2 का मान क्या लिखेंगे, 2k - 1। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, दिख रहा है। अब देखिए 2k - 1 को हम यहाँ नोट कर लेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे तो -k - 9 होगा इक्वल 2k + 7 है, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो -2k + 1 होगा। 2k में से हम k को निकाल दें तो -k होगा, k होगा, और -9 - 1 मिलके -10 होगा। यहाँ 2k आपका कट जाएगा, 7 और 1 को जोड़ने के 8 आएगा। k बराबर आपका 18 आएगा, क्योंकि -10 उधर जाके +10 हो जाएगा, यानी 8 में 10 को ऐड कर लेंगे। तो k के किस मान के लिए समांतर श्रेणी में हो रहा है, k बराबर 18 के लिए समांतर श्रेणी में हो रहा है। ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन को देखिए। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है 18 नंबर के क्वेश्चन, उसको देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 6n + 2 है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है समांतर श्रेणी का nवां पद, तो हम यहाँ मान लेंगे, nवां पद दिया है तो nवां पद को हम an लिखते हैं। an बराबर हमारा दिया है 6n + 2, ये बुक में दे दिया है। समांतर श्रेणी का nवां पद क्या है, 6n + 2 है। इसमें सार्व अंतर हमें ज्ञात करना है। सार्व अंतर को हम d से दर्शाते हैं, और d बराबर हमारा फार्मूला होता है a2 - a1। सार्वंतर को हम स्मॉल d से भी लिख सकते हैं, कैपिटल D से कोई भी d यूज कर सकते हैं। तो देखिए सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि हम यहाँ से a1 और a2 की वैल्यू निकालेंगे तभी तो ये फार्मूला यूज कर पाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे n बराबर 1, 2 रखने पर, केवल 1 और 2 रख करके सार्वंतर आप निकाल सकते हैं। अब n बराबर मैं 1 रखूँगा तो ये a1 होगा, 6 × 1 + 2 बराबर 6 एकम 6 और 2 मिलके 8 बन जाएगा। अब हम 2 रखेंगे तो a2 बनेगा ना, n के जगह 2 रख रहे हैं तो a2 बनेगा। अब ये बनेगा 6 × 2 + 2, 6 दूनी 12, 2 कितना होगा 14। अब सार्वंतर d बराबर हमने बोला फार्मूला होता है a2 - a1, a2 माइनस क्या होता है a1, d बराबर a2 का मान देखिए 14 निकला है, माइनस a1 का मान 8 निकला, घटाना कर लेंगे 6, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब भी nवां पद दे देगा तो a1 a2 के मान निकाल करके a2 - a1 यूज करेंगे तो सार्वंतर d निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपका देता है 19 नंबर जो क्वेश्चन है सेम 17 नंबर क्वेश्चन के जैसा, तो उसको छोड़ देते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी k का ही मान निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। समांतर श्रेणी क्या दिया है,
समांतर श्रेणी 21, 18, 15, डैश डैश का 15वां पद ज्ञात कीजिए। का 15वां पद हमसे कह रहा है ज्ञात कीजिए, मतलब पूछ रहा है। तो हम हल में ऐसे समांतर श्रेणी और डैश डैश करके का 15वां पद नोट कर लेंगे। ठीक है, 15वां पद है, हमको ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए श्रेणी का जो प्रथम पद होता है उसे हम A1 या A कह सकते हैं। A का मान हमारा 21 दिया है। D का मान निकालने के लिए आप A2 माइनस A1 यूज करेंगे, तो D बराबर 18 माइनस 21 होगा। 18 में से 21 को घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। हमेशा A का मान प्रथम पद कहा जाता है, नहीं पहला पद हमारा प्रथम पद होता है जिसे A से दर्शाते हैं। इसे A1 भी कहा जाता है, A भी कहा जाता है। अब देखिए 15वां पद के लिए हम पहले फार्मूला यहाँ लिखेंगे nवां पद का। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nवां पद का सूत्र है। इस सूत्र को लिखने के बाद हम n की जगह 15 रखेंगे, क्योंकि हमें 15वां पद ज्ञात करना है। तो n की जगह हम 15 रखेंगे। n हमारा पदों की संख्या होती है। a 15 बराबर a का मान आपका 21 हो गया, प्लस n के जगह हम 15 माइनस 1 और d के जगह माइनस का 3 रखेंगे। इस तरह से 21 प्लस घटाना करेंगे 14 का हम -3 से गुणा कराएंगे तो यहाँ -42 हो जाएगा। और 21 में से जब 42 को घटाएंगे तो माइनस का 21 इसका आंसर आएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका -21 होगा। हाँ वही चीज़ है, a प्लस 14d या a प्लस n-1। इस फार्मूला को लगाएंगे तो 14d ही बनेगा, लेकिन आप इसी तरह से लगाइए। ठीक है, चलिए 20 नंबर के बाद हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ बगल में 21 नंबर देख लेते हैं, अभी जगह है। देखिए, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 दिया है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सार्व अंतर D है, और सार्व अंतर D है। ठीक है, प्रश्नानुसार देखिए यहाँ पर हम nवां पद का फार्मूला लिखेंगे। चूंकि an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, इसलिए अब हमारे क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है। तीसरा पद को हम a3 बोलेंगे, तो n बराबर 3 रख लीजिए। a3 a प्लस यहाँ पे 3 लिख करके 1 को घटा करके बगल में क्या लिखेंगे d। तीसरा पद निकालना है तो यहाँ लिख दीजिएगा, चूंकि n बराबर 3 रखने पर हमने n बराबर 3 यहाँ रखा है। अब देखिए यहाँ पर a है, प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि a प्लस 2d बराबर क्या है a3 है। और a3 जो हमारा दिया है तीसरा पद वो कितना दिया है 5, तो हम a3 की वैल्यू क्या लिख लेंगे 5। ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं, चूंकि a3 बराबर 5 दिया है। a3 बराबर 5 आपका दिया है, इसलिए हमने यहाँ पर नोट कर लिया। ठीक है, अगला चीज़ हमारा क्या देता है। अगला हमारा बोलता है 7वां पद 9 है, तो यहाँ पर n के जगह हम 7 रखेंगे, तो ये होगा a7 इक्वल a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा n बराबर 7 रखने पर, है ना। इसमें हम 7वां पद निकालना है तो n बराबर 7 रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए a प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 6d आएगा, बराबर a7 है, और a7 का वैल्यू आपके बुक में दे रहा है 9 है। 7वां पद क्या है 9, यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, चूंकि a7 बराबर 9 दिया है। ठीक है, a7 बराबर 9 दिया है। अब देखिए ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। समीकरण 2 के नीचे समीकरण 1 को नोट करेंगे, a प्लस 2d बराबर 5, ये समीकरण 1 है। घटाना हम करेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 का, माइनस 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 a हमारा कैंसिल होगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4d बचेगा। यहाँ पर आपका 9 में से 5 जाएगा तो 4 से 4 को एक बार में काट देंगे, a बराबर हमारा 1 आएगा। a बराबर 1 आप समीकरण 1 2 में से कहीं रख सकते हैं, है ना। सॉरी, d बराबर 1 आ रहा है, क्योंकि 4 से 4 मेरा कटता था, यहाँ d बचा। अब d बराबर 1 हम समीकरण 1 या 2 कहीं रख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे d बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, मैं 1 में रख दे रहा हूँ समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए यहाँ पर मैं a लिखूँगा, यहाँ पर देख लीजिए
इतना दूर में आप देख लीजिए, a प्लस डी का मान हमें 1 रखना है, तो 2 गुणे 1 2 ही होगा, बराबर 5। a बराबर हमारा 3 आएगा क्योंकि 2 उधर जाके घट जाएगा। अब हमको बताना है समांतर श्रेणी। तो यहाँ समांतर श्रेणी के लिए फार्मूला होता है a प्लस डी, a प्लस 2d कामा डैश डैश, ऐसे आगे जाता रहता है। a का मान हमने क्या निकाला है 3, a प्लस डी यानी 3 प्लस 1, a का मान फिर हम 3 लिखेंगे प्लस d का मान 1 रख के 2 में गुणा करेंगे, 2 डैश डैश ऐसे लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 कामा 3 1 कितना होगा 4 और 3 2 कितना होगा 5 और डैश डैश लगा देंगे, ये हमारा समांतर श्रेणी निकल के आ गया। तो इस तरह से हम समांतर श्रेणी को ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हम 3 पद बहुत है, 3 पद से ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, आगे डैश डैश ऐसे कर दीजिए। ठीक है, अगर आगे निकालते हैं तो और भी निकलते जाएंगे, लेकिन आपका समय बर्बाद होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए इसको भी हटा देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर ये 21 था हमारा, 21 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है? आगे बोलता है क्यों। आपसे क्या कह रहा है 5, 11, 17, 23 डैश डैश का कोई पद 301 है, ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या शब्द डाला है। अगर हम देखें तो इन दोनों में डिफरेंट कितने का है, 6 का है। इनमें भी डिफरेंट देखा जाए तो 6 का है और इनमें भी डिफरेंट देखा जाए तो 6 का है। तो जहाँ पर अंतर 6 का मिल रहा है यानी अंतर समान मिल रहा है, ये तो समांतर श्रेणी हो गया। अब हम समांतर श्रेणी के नियम के आधार पर देखेंगे कि 301 इसका कोई पद है कि नहीं है। तो हल में हम लिखेंगे, माना समांतर श्रेणी का n वां पद 301 है। हमने मान लिया है कि n वां पद इसका 301 है। अब प्रश्नानुसार हम फार्मूला लगाएंगे n वां पद का। तो यहाँ पर लिखेंगे n वां पद an होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए n वां पद हमने 301 माना है, तो यहाँ 301 लिखेंगे। a हमारा क्या होगा 5 होगा प्रथम संख्या, फिर n-1 इंटू डी। डी का मान हमारा बताइए क्या है, तभी जो 6 का डिफरेंट मिल रहा है ना, यही हमारा डी का मान होगा। अब आगे देखिए 301 बराबर 5 प्लस 6 का गुणा करें तो 6n-6 होगा। 301 बराबर 6n, 5 में से 6 घटाएंगे माइनस का 1 आएगा। अब ये -1 इधर आके जुड़ जाएगा तो 6n का मान हो जाएगा 302। n का मान निकाला जाएगा तो 302/6 होगा। 2 से काट दिया जाए, ये 3 बार में कट जाएगा और ये 151 बार में कट जाएगा। n बराबर 151/3 हो रहा है। 3 से 151 आपका पूरा नहीं कटेगा, दशमलव में कटेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट इक्वल पूर्णांक, नॉट इक्वल पूर्ण संख्या भी लिख सकते हैं। नॉट इक्वल पूर्ण संख्या मतलब ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक भी लिख सकते हैं। नॉट इक्वल पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब ये पूरा नहीं है। ठीक है, जब ये पूरा नहीं है, नॉट इक्वल यहाँ पूर्णांक ही लिख लीजिए। नॉट इक्वल पूर्णांक मतलब n की जो वैल्यू है वो एक पूर्णांक होना चाहिए, पूरा संख्या होना चाहिए, जो कि यहाँ पे पूरा संख्या नहीं आएगा, आपका 50.3 आएगा। ठीक है, 50.3 एक पूरा संख्या नहीं है, इसलिए 301 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः 301 श्रेणी का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन किया था क्यों नहीं है, तो हम जवाब देंगे क्योंकि
n का मान एक पूर्णांक संख्या नहीं है, एक पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, n का मान एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसी कारण ये हमारा 301 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोला है, क्वेश्चन नंबर 23 में समांतर श्रेणी 6, 13, 20, डैश डैश 216, ठीक है, 6, 13, 20, 216 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन में कहता है कि इसका मध्य पद आप ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हल आपको बता रहे हैं। चूँकि समांतर श्रेणी 6, 13, 20, डैश डैश 200 क्या है 16 है। ठीक है, ये हमारा समांतर श्रेणी है, इसलिए हम यहाँ a का मान लिखेंगे 6, d का मान लिखेंगे T2 - T1, A2 - A1 या T2 - T1 कुछ भी यूज करिए। A2 - A1 से A2 का मान 13 है और A1 का मान 6 है, घटाना करेंगे तो 7 आएगा। तो A का मान 6 है और D का मान 7 है। L को लास्ट पद कहा जाता है, इस श्रेणी का लास्ट पद 216 है। चूँकि लास्ट पद के लिए फार्मूला होता है L बराबर A + n-1 इंटू डी। एनवा पद, लास्ट पद को ही हम एनवा पद कहते हैं। एनवा पद का ही फार्मूला लास्ट पद के फार्मूला के इक्वल होता है, इसलिए हम L की वैल्यू 216 रखेंगे, A का मान हम 6 को रखेंगे प्लस n-1 और D का मान 7 रखेंगे। 216 इक्वल 6 प्लस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अब 7n-7 बनेगा। फिर 216 इक्वल 7n-1 हो जाएगा। 6 में से 7 को घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इधर लेकर आएंगे -1 को, तो 216 में ये ऐड हो जाएगा, यानी 7n की वैल्यू हो जाएगी 217 और 7 से हमारा 217 31 बार में कट जाएगा तो n बराबर 31 आएगा। अब इससे हमको ये पता चलता है कि इस श्रेणी में टोटल 31 पद हैं। इस श्रेणी में टोटल कितने पद हैं, 31 पद हैं, जिसमें से मध्य वाला पद हमारा 16वां पद होगा। 15 साइड करिए तो मध्य में आपका कौन आएगा, 16वां पद आएगा। अब हम 16वां पद नहीं निकालेंगे, ऑलरेडी हम मध्य पद निकालने का फार्मूला लगाएंगे। आप लोग को पता है जब पदों की संख्या विषम होती है तो मध्य पद ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है। तो हम लिखेंगे चूंकि मध्य पद बराबर होता है n+1/2। ठीक है, समांतर माध्य में आपको ये मिल जाएगा ये फार्मूला कि जब भी हमें मध्य पद निकालना हो और पदों की संख्या n हमारा क्या है, विषम है, तो इसके लिए n+1/2 यूज किया जाता है। इसलिए n का मान हम 31 रखेंगे और उसमें 1 को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 31 1 32, 2 से काटेंगे तो 16 बाबू इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। यानी कौन सा पद हमारा मध्य पद होगा, 16वां पद हमारा मध्य पद होगा। अब यदि 16वां पद निकालना कि 16वां पद वो है कौन, तब आपको A16 का मान निकालना पड़ेगा। an का फार्मूला लगाकर A16 का मान निकालेंगे, लगाएंगे, तब जाके आ पाएगा। ठीक है, लेकिन हमें 16वां पद खाली बताना है कि मध्य पद कौन बनेगा, तो 16 नंबर वाला पद मध्य पद बनेगा। चलिए देख लीजिए, सब साफ आ रहा है ना, थोड़ा सा मोबाइल में एक बार देख लीजिए, आ रहा है स्पष्ट ना। अंधेरा अगर जो आएगा तो उसका ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सही है, चलो ठीक है, तो बढ़िया है। आगे हम लोग 23 नंबर के बाद 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन में कहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद A और अंतिम पद L हो तो सिद्ध कीजिए आरंभ से 8वें पद और अंत से 8वें पद का योग A + L होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, माना समांतर श्रेणी का सार्व अंतर D है, प्रश्नानुसार
क्योंकि सार्वंतर इसमें नहीं दिया है, पहला पद और अंतिम पद दिया है, तो हम सार्वंतर लिख लेंगे, डी है। प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखेंगे आप समांतर श्रेणी का पहला पद मतलब प्रथम पद ए दिया है, अंतिम पद आपका क्या दिया है, एल दिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहता है आरंभ से 8वें पद और अंत से 8वें पद का योग ए प्लस एल होगा, सिद्ध करके दिखाइए। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी के आरंभ से 8वां पद का फार्मूला होगा ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। तथा फिर यहाँ लिखाएगा समांतर श्रेणी के अंत से 8वां पद का फार्मूला होता है एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए कि समांतर श्रेणी का आरंभ से 8वां पद के लिए ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी होगा और अंत से 8वां पद एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी होगा। इसलिए हम समीकरण 1 और 2 को ऐड करेंगे, इसलिए समीकरण 1 प्लस 2 यानी कि योगफल हम निकालेंगे और ये योगफल ए प्लस एल आना चाहिए। तो जब योगफल करेंगे तो आर माइनस 1 इंटू डी हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस चिन्ह में एक माइनस चिन्ह में है, और इनका योगफल क्या होगा, ए प्लस एल होगा। और यही आपको प्रूव करके इसमें दिखाना था, प्रूव डेट यहाँ नोट कर लीजिएगा। इस तरह से 24 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, इसको हटा देते हैं तो क्वेश्चन नंबर 25 आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, श्रेणी log a बेस ई प्लस log a स्क्वायर बटा बी बेस ई प्लस log a क्यू बटा बी स्क्वायर बेस ई प्लस डैश डैश के प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसके n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। ये श्रेणी हमें दिया हुआ है और ये श्रेणी हमारा कौन सा श्रेणी है, तो आप जब T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 करेंगे तो ये हमारा समांतर श्रेणी ही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a होता है और a का मान हमारा दिया है log a बेस e, ठीक है, ये हमारा प्रथम पद होगा। तथा सार्वअंतर इसका d होता है और d ज्ञात करने के लिए दूसरा पद में से पहला पद को घटाया जाता है। दूसरा पद देखिए आपका दिया है log a स्क्वायर बटा b, उसमें से हम पहला पद log a को घटा लेंगे, बेस यहाँ पर आपका e है। आगे देखते रहिए, log a स्क्वायर बटे b को हम log m बटे n के सूत्र पे तोड़ेंगे तो ये होगा log a स्क्वायर माइनस log b, माइनस में आपका log a दिया हुआ है। यहाँ पर हम लिख देते हैं फार्मूला, चूँकि log m बटा n हो, यहाँ बेस e है, तो इसको हम log m माइनस log n लिखते हैं। यहाँ बेस आप ई लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तभी कोई बात नहीं है, छिपा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर log a स्क्वायर बटा b जो दिया है ये m बटे n के रूप में है, तो इसी फार्मूला पे टूट गया है। m का मान a स्क्वायर, n का मान b आ गया है। यहाँ बेस आप ई लिखते जाइए। आगे देखिए, ये जो a स्क्वायर है, जो घात है, हमेशा ये log के आगे आ जाता है, तो ये हो जाएगा 2 log a बेस e माइनस log b बेस e माइनस log a बेस e। यहाँ पर इसका भी फार्मूला लिख दीजिए, चूँकि log m के पावर यदि n है, m के पावर क्या है, n है, तो उसको हम n log m लिखते हैं, ठीक है। ये पावर n हमारा आगे आ जाता है, जिस तरह से ये दो पावर हमारा आगे आ गया है। अब ध्यान से देखिए,
ये जो लाग ए है ये 2 गो है और यहाँ का लाग ए 1 है, 2 में से 1 हम घटा देंगे तो 1 हमारे पास बच जाएगा लाग ए बेस ई, लाग ए बेस ई 1 बच जाएगा। और माइनस में हमारे पास है लाग बी बेस ई। अब लाग एम माइनस लाग एन बराबर, यहाँ देखिए लाग एम माइनस लाग एन बराबर कौन सा फार्मूला होता है, लाग एम बटे एन, उस फार्मूला का यूज यहाँ पे हम करेंगे तो ये हमारा लाग ए बटा बी बन जाएगा। यह है सारवंतर डी का मान। अब क्वेश्चन में हमसे कहा है कि n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, चूँकि या इसलिए लिख लीजिए, इसलिए n पदों का योगफल के लिए फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये प्रथम n पदों के योगफल ज्ञात करने का फार्मूला है। n का मान हमको पता नहीं है तो n की जगह n ही रहेगा। 2a का मान आप यहाँ पे देखेंगे लाग a लिखा हुआ है, तो हम यहाँ लाग a बेस e को लिख लेंगे प्लस n-1। d का मान आप देखिए यहाँ लाग a बटा b लिखा हुआ है, तो हम क्या लिख लेंगे लाग a बटा b और बेस इसका e यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब इसको हल करिए, n/2 ब्रैकेट में हमारा है 2 लाग a बेस e प्लस n-1 में हम लाग a बटा b का गुणा कराएंगे, लेकिन गुणा कराने से पहले आप लाग a बटे b को तोड़ लीजिए, तो यहाँ n-1 पहले लिख लीजिए और लाग a बटा b को अभी हमने बताया लाग a माइनस लाग b लिख सकते हैं। यहाँ बेस e आप ऑलरेडी लिखते जाइए। आप लोग देख सकते हैं लाग a माइनस लाग b को ही हम लाग a बटा b लिखे थे, तो इसके जगह हम इसको नोट कर सकते हैं, वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है। आगे n/2 ब्रैकेट में 2 लाग a बेस e प्लस, अब n का गुणा इन दोनों में कराइए, फिर -1 का गुणा दोनों में कराइएगा, तो जब मैं n का गुणा करूँगा तो ये होगा n लाग a बेस e माइनस n लाग b बेस e। n का गुणा मैंने दोनों में किया, अब -1 से गुणा इसमें करेंगे तो यही अंक रहेगा, खाली चिन्ह इसका बदलेगा, तो जब -1 से करेंगे तो ये होगा माइनस लाग a बेस e और माइनस का यहाँ गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा लाग b बेस e। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि लाग a बेस e यहाँ 2 है और यहाँ लाग a बेस e मेरा 1 है, तो इस 2 गो में से हम इस 1 गो को क्या करेंगे, घटा देंगे। आगे देखिए, इसको मिटा कर किधर बता देते हैं, इसको हटा दीजिए। चलिए देखिए इस साइड में एस एन बराबर क्या चल रहा है आपका, n/2 चल रहा है। ब्रैकेट के अंदर हमने कहा लाग ए बेसी ये 2 गो है और यहाँ लाग ए बेसी 1 ही है, तो 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 बच जाएगा, लाग ए बेस ई 1 बच जाएगा। और ये संख्या बचा है, ये संख्या बचा है और एक ये संख्या, 3 लोग बचे हैं, उन तीनों को नोट करिए। प्लस में क्या बचा है, n लाग ए बेस ई, फिर माइनस में n लाग b बेस ई और प्लस लाग b बेस ई हमारे पास बच जा रहा है। आगे देखते रहिए, बराबर में n/2, इन दोनों में लाग a बेस ई को हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, n+1 बच जाएगा जब हम लाग a बेस ई को कॉमन लेंगे। जब यहाँ से लाग a बेस ई निकलेगा तो n बचेगा और यहाँ से लाग a बेस ई पूरा निकला तो उसका गुणांक 1 बच जाएगा। माइनस इन दोनों में हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, लाग b बेस ई, ये हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा n बचेगा और माइनस चिन्ह देखिए कॉमन हो रहा है तो ये प्लस वाला चिन्ह माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। लाग b बेस ई मेरा कॉमन निकल गया है तो 1 बचेगा, यानी कि हमारा बच रहा है n+1 लाग a बेस ई माइनस n-1 लाग b बेस ई, ये आपका बच रहा है। इसको आप आंसर छोड़ सकते हैं, इसके अलावा इसमें और कुछ हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यही इसका लास्ट आंसर होगा। तो चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन को फिर देखा जाए। ये हमारा 25 नंबर क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4, अंतिम पद 49 और सभी पदों का योग 265 है। तो इस क्वेश्चन में हमें समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी के पदों की संख्या n है, पदों की संख्या n है। प्रश्नानुसार अब जो भी देता है उसको हम नोट कर लेंगे कि क्या क्या ये दिया है। तो कहा है उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद a होता है और a की मान 4 दे रहा है, अंतिम पद l होता है, l का मान 49 दे रहा है और सभी पदों का योग हमारा SN होता है जिसका मान देता है 265। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रहा है और n का मान आपसे पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? n का मान आपसे पूछ रहा है। अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, चूँकि SN बराबर फार्मूला होती है n/2 a प्लस l, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। इसलिए SN का मान देखिए बुक में 265 दिया है, तो आप 265 लिखिए। n का मान नहीं पता है, a का मान आपका 4 है प्लस l का मान देखेंगे तो कितना है 49। आगे इनका हम इसमें गुणा करा देंगे तो 2 पचे कितना हो जाएगा 10, 2 छक्का 12, 1 13, 2 दूनी 4, 1 5, 530। अब यहाँ मेरा n बचेगा, गुणे में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा। 53 हमारा 530 को 10 बार में काट सकता है, ठीक है, 10 बार में क्या करेगा, काट देगा। तो n बराबर 10 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यानी कि इसमें 10 पद हैं, इसमें पदों की संख्या कितनी है 10। चलिए इसको भी हटाते हैं। अब इनके बाद 27 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दे रहा है। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 3 + 2n से दिया जाता है। तो हमें 25 पदों का योग ज्ञात करना है जिसका nवां पद ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 27 नंबर में हम लिख लेंगे, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्व अंतर d है, सार्व अंतर d है। प्रश्नानुसार में इसका nवां पद दिया है, चूँकि an बराबर क्या दिया है 3 + 2n, 3 + 2n ये ऑलरेडी दिया है। इसलिए हम n बराबर 1 2 3 ऐसे बहुत सी संख्याएं रख सकते हैं जिससे हमारी एक समांतर श्रेणी बन के तैयार होगी। तो n बराबर हम पहले 1 रख ले तो ये a1 होगा, 3 प्लस यहाँ 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 आएगा, यानी कि a1 का मान 5। अब 2 रख लीजिए तो यहाँ पे 3 ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 और 3 मिल के 7 हो जाएगा। a3 n के जगह मैंने 3 को रखा तो a3 बना। अब यहाँ पे 3 प्लस यहाँ 3 रख के 2 से गुणा कराएंगे 6, 6 और 3 मिल के 9 हो रहा है। ऐसे डैश डैश आपका ये आगे जाएगा। तो हमने समांतर श्रेणी प्राप्त किया। समांतर श्रेणी हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, a1 का मान 5, a2 का मान 7 और a3 का मान हमारा 9 और ऐसे ये आगे तक हमारा श्रेणी जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका प्रथम पद तो ऑलरेडी हमको पता है, a का मान क्या है 5 है, a का मान 5 है और d का मान यदि हम निकालें a2 - a1 यूज करके तो 2 आएगा। आप लोग 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा। अब हम क्या करेंगे, चूँकि SN बराबर फार्मूला लिखेंगे n/2 2a + n - 1 × d, इसलिए S 25। इस क्वेश्चन में कहा था 25 पदों का योग ज्ञात करो, इसलिए मैं n के जगह 25 लिख रहा हूँ। यहाँ 25/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान देखिए 5 निकला है तो मैं 5 लिखूँगा, प्लस n के जगह 25 लिख के उसमें से 1 घटा दीजिए तो आपके पास 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24। और d का मान अभी देखिए हमने बताया 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए। 25/2, 25 बटा आपका ये 2 है, गुणे 5 दूनी 10 होता है, 24 दूना 48, 48 और 10 को जोड़ेंगे
तो 58 हो जाएगा। 2 से 58 हमारा 29 बार में कट जाएगा। 25 और 29 का हमें गुणा करना है। 25 नंबर 225, 22 आपका हासिल हो जाएगा। 25 दूना 50 और 22 मिलके कितना हो जाएगा 72, यानी 725 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 725 होगा। इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए 27 के बाद अब 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें कहा है 8 के प्रथम 15 गुर्जों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे यहाँ पर, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है, सार्व अंतर डी है। प्रश्नानुसार इस क्वेश्चन में कहा है 8 के प्रथम 15 गुर्जों का योग। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बराबर 8 होगा। योग का मतलब जोड़ना होगा, 16 होगा। 8 के ये गुणज हैं सब, 8 त्रिके 24 होगा, प्लस 8 चौका 32 होगा। ऐसे 15 बार लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। प्लस डैश डैश लिख करके लिख दीजिएगा 15 पदों तक। हम ये गुणज कहाँ तक लिखेंगे 15 पदों तक लिखेंगे। अब यहाँ पर ए का मान बताइए क्या होगा। ए का मान तो 8 होगा। डी का मान आप T2 - T1 A2 - A1 यूज करिए। इससे निकालेंगे तो 16 - 8 कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे SN बराबर फार्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। ये हमारा फार्मूला है। n के जगह हम क्या लिखेंगे 15, क्योंकि 15 पदों तक इसका हमें 15 गुर्जों का योग ज्ञात करना था। तो ये 15 बार लिखा जाएगा ना, तो n के जगह हम 15 लिख लेंगे। S15 = 15/2 ब्रैकेट के अंदर जाएंगे 2 गुणे a का मान 8 प्लस यहाँ पे 15 में से 1 घटाएंगे तो आपके पास 14 आएगा। और गुणे डी का मान देखिए 8 निकला हुआ है। आगे 15/2 गुणे 8 दूनी कितना होगा 16 प्लस 14 का 8 में गुणा करेंगे 14 × 25 = 70, 14 × 6 = 84, 7 × 98, 14 × 112 होता है ना 112। अब 15/2 गुणे 112 और 16 को जोड़ें तो 128 हो जाएगा। इस 2 से 128 को हम 64 बार में काट देंगे। 15 चौका 60, 15 छक्का 90, 6 96, 960 इसका योगफल निकलेगा। और दूसरा भी एक मेथड इसको बता देते हैं जिससे आप लोग याद कर सकते हैं। हमें 8 के गुणज कहाँ तक निकालना है 15 तक, तो हम ऐसे नंबरों को लिखेंगे कहाँ तक +15 तक। 8 का गुणा होगा ना तो ये सब गुणज ही बन जाएंगे। 8 × 1 = 8 आएगा, 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24 ऐसे आएगा। हम यहाँ 15 पदों तक लिख लेंगे। अब देखिए 8, यहाँ 1 से 15 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का फार्मूला जान जाइए। इसके लिए फार्मूला होता है n + 1/2 n + 1/2। ये मेरा फार्मूला है। कोई भी नंबर यदि सीरियल से लिखा हुआ है तो प्रारंभ शुरू 1 से लेकर के कोई नंबर लिखा है तो वो 15 तक हो या बताएं 1500 तक हो, उसका योगफल इसी फार्मूला से हम ज्ञात करेंगे। लेकिन नंबर की शुरुआत 1 से होनी चाहिए। तो यहाँ 1 से देखिए लगातार हमारे नंबर जा रहे हैं, तो ये फार्मूला हम लगाएंगे। n हमारा पदों की संख्या होती है, तो यहाँ 8 हो जाएगा। यहाँ पर हम n के जगह क्या लिखेंगे 15 और गुणे, यहाँ गुणे का चिन्ह है, 15 में 1 को जोड़ेंगे तो 16/2। अब इस 2 से हम 16 को 8 बार में काट सकते हैं, तो 8 गुणे 15 8 120 होगा, और 120 का 8 में गुणा करें तो 12 8 96, 960 ही आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से भी आप अपने क्वेश्चन की जांच कर सकते हैं कि हमने जो लगाया है वो आंसर हमारा सही आया है कि गलत आया है। ठीक है, ये खाली जांच करने के लिए बताएं, बाकी ये मेथड आप इसमें यूज न करिएगा।
क्योंकि समांतर श्रेणी चल रहा है तो उसी मेथड से इसका योगफल ज्ञात करिए। उनतीस नंबर क्वेश्चन को देखिए। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 सार्वंतर -2 है। यदि उसके कुछ पदों का योग 72 हो तो उन पदों की संख्या बताओ और दूसरे उत्तर की व्याख्या करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग मान लीजिए, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, और सार्वंतर डी है। ठीक, इसको हमने लिख लिया। अब इस क्वेश्चन में प्रश्नानुसार में जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार आप नोट करेंगे। तो कहाँ है क्वेश्चन में, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 है, प्रथम पद ए होता है जिसका मान 17 दे रहा है। सार्वंतर -2 है, सार्वंतर हमारा माइनस डी होता है जिसका मान -2 दे रहा है, और उसके कुछ पदों का योगफल क्या है, 72 है। तो यहाँ मान लीजिए, माना n पदों का योग, n पदों का योग फल 72 होगा। हमने मान लिया कि n पदों का योग 72 होगा, तो ऐसे n बराबर क्या हो जाएगा, 72। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है तो पदों की संख्या बताओ। तो हम यहाँ फार्मूला लिखेंगे, Sn बराबर फार्मूला होती है n/2, ब्रैकेट के अंदर हमारा 2a + n-1 इंटू डी, ये हम सूत्र यूज करेंगे। Sn का मान देखिए 72 है तो 72 नोट करेंगे। n का मान आपको नहीं पता है, यही निकालना है। 2a 2 मल्टीप्लाई a का मान देखिए 17 प्लस n नहीं पता है, d का मान देखिए -2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे। आप यहाँ से 2 को चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 72 इक्वल n/2, गुणे में मैं 2 को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बच गया 17, प्लस और माइनस के गुणा से यहाँ माइनस चिन्ह आएगा, और ये 2 मेरा कॉमन में आ चुका है, तो ब्रैकेट में n-1 बचा है जो कि माइनस से यहाँ गुणा होगा तो ये -n+1 हो जाएगा। इस 2 से हम 2 को काटेंगे तो 72 बराबर हमारे पास n आ गया, और 17 और 1 मिल के 18 होगा, माइनस का n होगा। अब हम n का इसमें गुणा कराएंगे तो देखिए 72 बराबर क्या निकलेगा, 18n-n² है ना, n का n में गुणा होगा, n² हो जाएगा। अब इन दोनों को इधर उठा के लाएंगे बराबर की इधर, तो इनके चिन्ह बदलेंगे, n² - 18n + 72 बराबर 0। अब ये द्विघात बन जा रहा है जिसका हम फैक्टर करेंगे। 72 को हम लिख सकते हैं 12 × 6 = 72, और 12 में 6 को जोड़े तो 18 आएगा, यानी n² - 12 + 6 n + 72 = 0। n² माइनस का ये 12 n माइनस का 6 n प्लस का 72 होगा। ब्रैकेट हमने खोल दिया है, n का गुणा किया है, माइनस का प्लस में गुणा से माइनस आया है। इन दोनों में n कॉमन होगा तो n-12 होगा, इनमें 6 कॉमन होगा तो n-12 होगा इक्वल 0। n-12 हमारा साथ में होगा, n-6 साथ में होगा इक्वल 0। चूँकि n बराबर 12 और n बराबर हमारा 6 निकलेगा, ऐसे लिख लीजिए। चूँकि n-12 बराबर क्या है, 0, इसलिए n बराबर 12 आएगा। इसी प्रकार n-6 भी 0 के बराबर है, तो n बराबर क्या आएगा, 6। अब देखिए यहाँ पर n का मान 6 भी आ रहा है और 12 भी आ रहा है, तो कैसे ये दोनों संभव है। क्वेश्चन कहता है कि 6 पदों का योगफल 72 है, और यहाँ पर पता चल रहा है कि 12 पदों का योगफल 72 है, क्योंकि हमने माना है ना, माना n पदों का योगफल 72 होगा, तो n का मान तो 6 आ रहा है, यानी कि 6 पदों का योगफल भी 72 हो रहा है और 12 पदों का योगफल भी 72 हो रहा है। तो इसका अर्थ हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, अतः समांतर श्रेणी के प्रथम, क्या क्वेश्चन में कहा था उसको देख लीजिए, 72 हो तो उन पदों की संख्या बताओ और दोहरे उत्तर की व्याख्या करो। अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 6 पदों का योगफल, 6 पदों का, यहाँ प्रथम ना लिखिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि a का मान हमारा 17 से शुरुआत हो रहा है, तो हम शुरुआत से तो ले नहीं रहे हैं,
लेकिन 17 ही हमारा प्रथम पद बन जाएगा, तो आप प्रथम भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे लिख लीजिए, अतः समांतर श्रेणी के 6 पदों का योगफल 72 होगा तथा 12 पदों में से अंतिम के 6 पदों का योगफल, अंतिम के 6 पदों का योगफल, यहाँ पे प्रथम शब्द लिख लीजिए, सही रहेगा, है ना, क्योंकि शुरुआत हम 17 से ही कर रहे हैं ना। 17 प्लस 17 में से हमारा 2 घट जाएगा तो 15 आएगा, फिर 2 घटाएंगे 13 आएगा, फिर ऐसे आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हम कहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ पे 6 ही पदों तक जा रहे हैं, और यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं, 12 पदों तक जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 6 पदों का योगफल 72 होगा तथा 12 पदों में से अंतिम के 6 पदों का योगफल 0 होगा, 0 होगा। अर्थात 12 पदों का योगफल भी 72 होगा, 12 पदों का योगफल भी 72 होगा, योगफल भी 72 होगा। इसका मतलब समझिए कि आप इसको जब 12 पदों तक लिखेंगे ना, तो लास्ट के जो 6 पद बनेंगे उन 6 को जोड़ेंगे तो उनका वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि कोई प्लस में होगा कोई माइनस में होगा, तो उनको ऐड करने पर वो 6 पद हमारे क्या हो जाएंगे, 0। खाली शुरू के 6 पद बचेंगे जिनका योगफल हम 72 प्राप्त कर रहे हैं। तब 12 पदों तक लिखने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लास्ट के 6 पद का योगफल क्या हो जा रहा है, 72। लेकिन इसका आंसर 6 और 12 दोनों होगा। शुरू के 6 पदों का योगफल 72 होगा, 12 पदों का योगफल भी 72 होगा, लेकिन अंतिम के 6 पदों का योगफल 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऐसे आप इसको लिखेंगे। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा 29 नंबर क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब ये चैप्टर हमारा समांतर श्रेणी समाप्त हो गया। अब 30 नंबर चैप्टर 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग का त्रिभुज वाले चैप्टर से लिया गया है। तो 5वां चैप्टर में हम लोग आ चुके हैं। त्रिभुज है। तो 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए एक चित्र बनाया है, मैं उस चित्र को बना देता हूँ। पेपर में भी आपको ऐसे चित्र बनाया हुआ दे सकता है। ठीक है, ऐसे आपको एक चित्र बना लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में चित्र बनाया गया है और इनके नाम रखे गए हैं। ए, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी नाम है और यहाँ पर डी नाम है, और यहाँ बीच वाला जो पॉइंट है, इन दोनों रेखाओं का काटान बिंदु जिसका नाम है ओ। ये फिगर दिया है। कह रहा चित्र में ए ओ बटा ओ सी, चित्र में क्या दे रहा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। चित्र में ए ओ बटा ओ सी बराबर है बी ओ बटा ओ डी, और उसके बराबर है 1/3। आगे कहता है और यदि डी सी बराबर 1.5, डी सी बराबर कितना दे रहा है, 1.5 सेमी है ये। तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में ए बी का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज हमारे पास ए ओ बी है और एक त्रिभुज हमारे पास डी ओ सी है। 2 त्रिभुज बन रहा है। तो जब इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो हल में लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, है ना, ए ओ बी और सी ओ डी त्रिभुज में हमने क्या देखा, ओ ए बटा ओ सी है। ओ ए बटा, इसको ओ सी कहिए या सी ओ कहिए, बात एक ही है। और उनके बराबर हमारा क्या है, बी ओ बटा डी ओ कहिए या तो है ओ डी कहिए। तो बी ओ बटे क्या है, ओ डी लिख दीजिए, तो डी ओ लिख दीजिए। देखिए बी ओ हमारा ए ओ बी त्रिभुज में आ रहा है ना, बी ओ हमारा ओ ए और बी ओ जो भी दिया है
OABO, ये त्रिभुज AOB में है, और त्रिभुज COD में कौन सा रेखा है, OC है और OD है। तो एक रेखा इसका लिया जा रहा है छोटे वाले का, और एक रेखा उसके बटे में ये वाला लिया जा रहा है। फिर दूसरा रेखा हम छोटे का ले रहे हैं तो उसके बटे दूसरे त्रिभुज का रेखा ले रहे हैं। तो हम त्रिभुज में पढ़े हैं, यदि दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो तो त्रिभुज हमारे क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और इनका मान बाबू दिया है 1/3। इससे कंडीशन में हमें निकलता है, इसलिए ये त्रिभुज हमारे समरूप है, AOB समरूप है त्रिभुज COD के। ठीक है, क्योंकि इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। इसको हम थेल्स प्रमेय बोलते हैं, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय में ऑलरेडी बताया गया है कि यदि दो त्रिभुज हैं और उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो त्रिभुज हमारे समरूप होते हैं। अब देखिए, यदि समरूप हमारे त्रिभुज है तो इनके सभी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, अर्थात हम लिख सकते हैं OA/CO बराबर, इसका ये वाला भुजा ले लीजिए, इसका नाम क्या है, AB बटे ये नीचे वाला भुजा ले लीजिए DC। इनके तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा क्योंकि ये त्रिभुज हमारे समरूप ऑलरेडी हैं। आगे देखिए, हम OA के बाद OC लिखे हैं, तो यहाँ AB ही क्यों ऊपर लिखे हैं, क्योंकि जो यहाँ लिखा गया है ना उसमें छोटा वाला त्रिभुज AOB जो दिख रहा है ना उसकी भुजा ऊपर लिखी गई है। अब बड़ा त्रिभुज की जो भुजा OC वो नीचे लिखा गया, यानी पहले छोटे त्रिभुज की भुजा लिखा जा रहा है फिर जाके बड़े त्रिभुज की भुजा लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर भी हम पहले छोटे त्रिभुज की भुजा लिखेंगे, बाद में बड़े त्रिभुज की भुजा लिखेंगे। अगर इसको ऊपर नीचे कर देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम किस त्रिभुज की भुजा को ऊपर लिख रहे हैं और कौन से त्रिभुज की भुजा को नीचे, वही प्रोसेस हमेशा चलती रहेगी। आगे देखिए, OA/OC किसके इक्वल है, 1/3 के हैं, तो हम 1/3 लिख देंगे। AB की वैल्यू नहीं पता है तो यहाँ AB नोट होगा, और DC की वैल्यू देखिए 1.5 दिया है तो हम 1.5 लिख लेंगे। यहाँ से 1.5 का 1 में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1.5/3 बराबर में AB हो जाएगा। अब AB का मान हम निकालेंगे तो 3 से यहाँ भाग करेंगे, 0.5 सेंटीमीटर होगा AB का मान। ठीक है ना, अगर हम AB और DC में अनुपात देखेंगे तो 1/3 ही आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम समाप्त करेंगे। देखिएगा बहुत लाइट नहीं ना आ रहा है, इसमें बल्ब जल गया, ये दिख रहा है स्पष्ट। ठीक, हाँ, क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। इसमें भी एक चित्र दिया हुआ है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। एक त्रिभुज ABC है जिसमें BC के समांतर एक रेखा हमारा PQ है, PQ। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। यदि PQ संबंधे BC बराबर देता है 1 संबंधे 3, तो AP तथा PB का अनुपात ज्ञात कीजिए। AP तथा PB का अनुपात, यानी AP संबंधे PB, ये वैल्यू आपसे कह रहा है निकालने के लिए। AP रेशियो PB का वैल्यू, ये AP है और ये PB है, ये आपको दे रहा है। और PQ और BC भी समांतर दे रहा है। एक बात समझिए, यदि किसी त्रिभुज में इनके आधार वाला रेखा समांतर है तो ये तो दोनों रेखाएं समांतर हो जा रही है, और AB रेखा क्या है, इनको प्रतिच्छेद कर रहा है P और B पर, तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है संगत कोण से, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा संगत कोण से, और ये ऑलरेडी उभयनिष्ठ हो जाएगा दोनों त्रिभुजों में, छोटे वाले में भी और बड़े वाले में भी। तो ये दोनों त्रिभुज, ये जो छोटा दिखाई दे रहा है ये, और बड़ा वाला जो त्रिभुज है ये दोनों के दोनों हमारे समरूप हो जाते हैं। तो हम इस क्वेश्चन के हल में लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर एक रेखा PQ है, इसलिए
इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा क्योंकि ये समरूप त्रिभुज हो रहा है। तो हमें देखिए AP और PB में रेशियो निकालना है। AP हमारा ये है, अब PB ये नीचे का छोटा सा पार्ट है, लेकिन बड़े त्रिभुज में देखा जाए, यहाँ इसलिए त्रिभुज ले लीजिए, इसलिए त्रिभुज APQ को लीजिए। APQ समरूप होगा किस त्रिभुज के? ABC के। ABC के किस नियम से? एंगल के नियम से समरूप हो जाएगा। अभी हमने फिगर में दिखाया ना कि इसके तीनों एंगल बराबर होंगे। अब यदि ये त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब मैं छोटे त्रिभुज का एक भुजा AP ले रहा हूं, तो बताइए यदि AP में छोटे का लिया हूं तो बड़े का भुजा हमारा AB आएगा कि नहीं आएगा? अब हम यहाँ पे छोटे का भुजा PQ ले रहे हैं, उसके बटे हमारा बड़े का भुजा कौन आएगा? BC आएगा। अगर हम छोटे का भुजा AQ लेते हैं तो उसके बटे AC आएगा, लेकिन उसे लेने की आवश्यकता नहीं, हमारा सब कुछ इतना ही में क्लियर होगा। AP बटे AB रेखा को जरा गौर से देखिए। AB रेखा में AP और PB दो रेखाएं आ रही हैं, तो AP और PB को जोड़ा जाए तो AB बनेगा ना, तो हम AP प्लस PB यहाँ नोट कर सकते हैं। बराबर यहाँ PQ का मान और BC का मान कितना देता है? 1/3 देता है। आप लोग देख सकते हैं PQ बटा BC, PQ रेशियो BC का मान 1:3 है। जब इसको बटे में लिखेंगे तो ये भी बटे में हो जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 3 का AP में गुणा होगा तो 3 AP होगा, और इसका गुणा 1 में होगा तो AP प्लस PB होगा। अब AP को हम इधर ला के घटाएंगे तो 3 AP में से AP घटेगा तो 2 AP बचेगा, बराबर में हमारे पास PB बचेगा। AP के बटे हम PB को उठा ला में, तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 बचेगा और ये 2 उसके नीचे चला जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, ये ऊपर वाला स्टेप आपका तैयार हो जाएगा। खाली हमने पक्षांतर किया है, AP के बटे PB को लाया तो इसका गुणांक यहाँ 1 बचा और ये 2 इसके नीचे चला गया है। हमें AP रेशियो PB निकालना था। अब हम AP रेशियो PB बता सकते हैं, 1:2 आएगा। AP रेशियो PB की वैल्यू 1:2 होगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक गिलास गर्म पानी करके लाओ, शीत गर्म करके लाना। 32 नंबर क्वेश्चन, दी हुई आकृति में PS बटा SQ, यहाँ पर भी एक आकृति दे रहा है। पहले हम आकृति को ही बनाएंगे। PQR और यहाँ पर है ऐसे एक रेखा, इसका नाम S और इसका नाम T दे रहा है। तो बोल रहा है दी हुई आकृति में PS बटा SQ बराबर है PT बटा TR तथा कोण PST के बराबर दे रहा है PRQ। सिद्ध करना है त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये आपको सिद्ध करना है, ये स्टेप आपको सिद्ध करके दिखाना है। चलिए देखिए जरा सा, PS बटा SQ, ये है मेरा PS और ये है SQ, और PT बटा TR, ये PT और TR, इनके अनुपात ऑलरेडी क्या हो जा रहे हैं? बराबर। यहाँ दे रहा है PST, ये वाला कोण की बात हो रही है, और PRQ मेरा PRQ ये वाले कोण की बात हो रही है। यानी ये दोनों कोण हमारे क्या हैं? आपस में बराबर हैं। अब हमको करना क्या है? ऑलरेडी ये दिखाना है कि ये त्रिभुज हमारे क्या हैं? समद्विबाहु हैं। कौन सा त्रिभुज? PQR ये बड़े त्रिभुज की बात हो रही है। तो ये समद्विबाहु कब होगा? यदि इस कोण के बराबर हमारा ये कोण हो जाए, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं, तभी वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो इस क्वेश्चन के हल में हम लिखेंगे
इस क्वेश्चन के हल में हम लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज PQR में AST इस प्रकार है कि PS बटा SQ बराबर PT बटा TR है। ये इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए और ये दिया है। दूसरा चीज़, इसके जो कोण है PST के बराबर है हमारा PRQ, ये समीकरण 2, ये भी हमारा दिया है, हम अपने नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी ये क्वेश्चन में बोल दिया गया है। अब हमारा प्रयास पूर्ण रूप से क्या होगा कि यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, एक छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, अगर जो हम PS बटा SQ जो दिया है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 1 को जोड़ दें, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर तो जब हम यहाँ 1 जोड़ देंगे तो PS बटा SQ प्लस 1 होगा और PT बटा TR प्लस 1 होगा। जो भी कार्य करेंगे दोनों पक्षों में, SQ का 1 में गुणा हो गया तो ये PS प्लस SQ बटे SQ हो जाएगा। एक कार्य करिए, पहले हम समीकरण 1 को उल्टा करके लिख लें, तब जाकर के जोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए, समीकरण 1 से क्या है, PS बटा SQ और यहाँ है PT बटे TR, ये हमारे बराबर है। या करके इसको हम उल्टा करें तो ये SQ बटा PS बनेगा और ये हमारा TR बटा PT बनेगा। एक बात को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा हम इसको समझा दे रहे हैं। यदि 1/4 बराबर 20/80 है, ये दोनों आपस में बराबर है, इसको हम उल्टा कर दें तो ये 4/1 बनेगा और ये 80 बटा क्या बनेगा, 20। इस समय भी इनका रेशियो बराबर ही आएगा। ये 1:4 है, इसको काटिए, 20 से कम 20, 20 चौका 80, ये भी एक रेशियो देखिए 4 ही दे रहा है, इसको हम 4:1 कहेंगे। इसको काटिए, 20 से कम 20, 20 चौका 80, ये भी 4:1 आ रहा है। तो कोई भी रेशियो है, यदि हम इसको चेंज कर रहे हैं तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन बीच में इक्वल का चिन्ह होना चाहिए। तो हमने इसको चेंज कर दिया। अब दोनों पक्षों में 1 जोड़ लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, तो यहाँ हो गया SQ बटा PS प्लस 1, TR बटा PT प्लस 1। अब PS का 1 में गुणा होगा तो ये हो गया SQ प्लस PS बटा में PS और यहाँ TR प्लस PT बटे में आपका हो गया PT। SQ और PS को ऐड करिए, SQ और ये PS मेरा ऐड होके एक PQ रेखा का निर्माण करेगा। अब बटे में हमारा क्या है, PS है, उसके बराबर में जाइए, TR में PT को जोड़िए। TR देखिए नीचे का है, ये रेखा हमारा TR है और उसमें हम PT को जोड़ेंगे तो एक बड़ा रेखा मेरा PR बनेगा। ठीक है, छोड़ो जाओ, कौन सा रेखा बनेगा, PR बनेगा और उसके बटे हमारा हो जाएगा PT। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया था, समीकरण 1 को उल्टा किया था, अब यहाँ पे फिर इसको उल्टा कर देंगे तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, PS बटा PQ बराबर PT बटा PR। अब जरा सा ध्यान से देखिए, PS बटा PQ, PS छोटे त्रिभुज की भुजा है और PQ बड़े त्रिभुज की भुजा है। PT छोटे की है और PR क्या है, बड़े का, यानी छोटे के भुजा के बटे बड़े का भुजा, फिर छोटे के भुजा के बटे बड़े का भुजा आ रहा है, जिससे इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो रहा है। तो ये त्रिभुज तो समरूप हो गए, ये त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। तो हम लिखेंगे त्रिभुज PST समरूप त्रिभुज PQR। थेल्स प्रमेय से ये हमारे थेल्स प्रमेय से क्या हो गए, समरूप हो गए। अब देखिए, जब कोई त्रिभुज समरूप होता है तो उनके संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं।
अर्थात कोण एस जो ये दिख रहा है ना, इसके बराबर हमारा क्यू हो जाएगा, है ना। तो इधर वाले को मिटा करके आपको समझा दे रहे हैं, इसको हटा देते हैं। ये आपका क्यू है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, इस कोण के बराबर ये वाला कोण होगा, क्योंकि जब कोई त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ना, तो उस कंडीशन में भुजाएं समांतर हो जाती हैं। एस टी और क्यू आर हमारे क्या हैं, समांतर हो जाएंगे। और जब समांतर हो जाएंगे तो इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि कोण पी एस टी बराबर होगा पी क्यू आर। अब ये क्यों हो रहा है भाई, संगत कोण से हो रहा है, संगत कोण से, ठीक है। और ये समांतर है, यहाँ पर नीचे लिख लीजिएगा, अर्थात एक अर्थ आपको निकल गया है कि एस टी के समांतर हमारा कौन सा रेखा होगा, क्यू आर होगा। एस टी के समांतर कौन सा रेखा होगा, क्यू आर। ये दोनों के दोनों समांतर होंगे, पूरा एकदम विस्तार है इसका। अब देखिए इसको समीकरण जो संगत कोण से बराबर हुआ है, इसको आप समीकरण 3 बना दीजिए। समीकरण 2, 3 से देखिए, इसलिए समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2, 3 से क्या देखने को मिलेगा, पी एच टी यहाँ भी है, पी एच टी यहाँ भी है, यानी पी एच टी की वैल्यू ये भी है, पी एच टी की वैल्यू ये भी है। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, पी क्यू आर बराबर हो जाएगा पी आर क्यू। पी क्यू आर ये वाला कोण बराबर हो गया पी आर क्यू, ये वाला कोण। तो भाई त्रिभुज पी क्यू आर में दो कोण बराबर हो रहा है, तो ये हमारा त्रिभुज क्या होगा, समद्विबाहु होगा। अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। खत्म होता है, क्योंकि इसके दो कोण आपस में बराबर मिल जा रहे हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सिद्ध करेंगे। चलिए 32 नंबर था, 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी ये थोड़ा जटिल क्वेश्चन है।